हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी हिंदी गद्य खंड से। यहाँ पर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो यहाँ पर इस चैप्टर को, इस गद्य खंड को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। थोड़ा सा इनका जीवन चरित्र हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या क्या इनके जन्म के बारे में। तो देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया और सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। तो ये इन्होंने अपना लेखन कार्य कब से शुरू किया? सन 1947 से। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई, यानी कि काफी उसकी तारीफ की गई। और 1995 में उनका निधन हो गया था। किसका? हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है। इसके बाद देखिए, हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है। अब व्यंग का मतलब यहाँ पर क्या है? एक ऐसा लेखन जिसमें हम क्या करते हैं, बुराइयों के बारे में, बुराइयों की हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उन पर ताना कसते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी में जो है व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे अनेक दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है इनका, तब तक की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह में इन्होंने वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह है, ये उल्लेखनीय है। तो ये इनके प्रसिद्ध जो है यहाँ पर लेख है जो उन्होंने लिखे हुए हैं, जिसमें आपके कहानी संग्रह हो गए, उपन्यास लिखे इन्होंने, और यहाँ पर निबंध भी इन्होंने लिखे। इसके अलावा इन्होंने व्यंग संग्रह भी यहाँ पर लिखा है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे हुए उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है और कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया और परसाई जी की बोलचाल की यहाँ पर सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक जो है क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं, यहाँ पर इन्होंने एक चित्र देखा प्रेमचंद्र जी का, जिसमें वो क्या देखते हैं कि अपनी पत्नी के साथ वो फोटो खिंचवा रखे हैं, और उनका जो जूता है वो आगे से फटा हुआ है। और इसी पर इन्होंने यहाँ पर ये लेख लिखा है कि आखिर उनके चित्र को देखते हुए वो अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं में, विचारों में खो गए कि उनके जूते आगे से क्यों फटे हुए हैं। प्रेमचंद्र जी ने आखिर ये जो फोटो खिंचवाई, उनको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनको सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक लोक लज्जा की उनको परवाह नहीं है? तो इस प्रकार का वो यहाँ पर उनके चरित्र को भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उस चित्र के माध्यम से वो अलग अलग बातें उनके बारे में सोच रहे हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनात्मकता की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई जी हैं, वो उन्होंने क्या कहा है कि जहाँ हम आज की जो दुनिया है, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, दिखावे पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दिखावा अंदर चाहे हम कैसे भी हैं, बाहर हम दिखावा करते हैं। खासकर जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो हम कुछ अच्छा सूट पहनकर, कुछ अच्छे जूते पहनकर ही फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी की वो फोटो देखकर वो क्या कहते हैं कि वो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी सादगी है, कि उनको अपने जूतों तक की परवाह नहीं रही जब फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है ना। तो इसी पर उन्होंने यहाँ पर ये लेख लिखा है, ये यहाँ पर उन्होंने क्या लिखी है, निबंध यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो आगे देखिए, तो प्रेमचंद के फटे जूते। तो यहाँ पर आप जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं
ये प्रेमचंद्र जी की एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने पूरी फोटो यहाँ पर नहीं दी रखी है, लेकिन इन जूतों की यहाँ पर तस्वीर आपको दे रखी है। और ये जूता जो है आगे से फटा हुआ है और इस जूते में यहाँ से इनकी उंगली जो है बाहर निकली हुई है, ठीक है ना। तो इसी पर उन्होंने ये जो निबंध है वो लिखा हुआ है। तो क्या कहते हैं हरिशंकर परसाई जी कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि उनका चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनका जो चित्र है, जो ये फोटो है, अभी यहाँ पर आपको चित्र में से प्रेमचंद्र जी के जूतों और फटे जूतों की ही फोटो दे रखी है, लेकिन ये जो फोटो है ये इनकी पत्नी के साथ है। तो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। तो क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र जी ने सिर पर किसी मोटे कपड़े का कुर्ता, टोपी और धोती वो पहने हुए हैं, कनपट्टी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभर आई है, यानी कि उनका जो फेस है वो काफी कमजोर लग रहे हैं। पर घनी मूछें चेहरे पर भरा भरा बतलाती है, लेकिन उन्होंने अपने जो है मूछें रखी हुई है जिससे उनका जो चेहरा है वो घना घना भरा भरा सा उनका चेहरा लग रहा है। उनके पाँव में जो है कैनवस के जूते हैं जिसके बंद बेतरतीब जो है बंधे हैं, यानी कि जिनसे आप बांधते हैं वो जो है बेतरतीब से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पटरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जूते जहां से छेद से निकलते हैं तो वहां पर आपने छोटे छोटे लोहे के क्या देखे होंगे, छेद होते हैं ना, जो वो भी निकल जाते हैं जब आप बेपरवाही से उसको क्या करते हैं, डालते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है वो उनको प्रेमचंद्र जी की उस फोटो में दिखी कि जो उन्होंने जूते बांधे हुए थे वो भी बेतरतीब से उन्होंने बांधे हुए थे और छेदों में बंद डालने में परेशान। देखो क्या कह रहे हैं कि जिससे बंद बेतरतीब बंधे हैं, जिनके बंद जो है यानी कि जिससे बांधते हैं, जो डोरी होती है, लेसेस जिसको कहा जाता है, वो भी बेतरतीब से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतरी निकल जाती है। जब आप लापरवाही से उसको डालते हैं तो जो लोहे की छोटी सी जूते के ऊपर देखते होंगे छोटी सी लोहे की पटरी सी होती है, तो वो निकल जाती है जब उसको आप बेतरतीब से बार बार क्या करते हैं। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है क्योंकि वो लोहे की पटरी से जो है आपके जूते उसमें फटाफट लेसेस आप डाल देते हैं, लेकिन जब वही निकल जाए तो फिर आपको परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। और फिर जो है जब वो लोहे की वो एक प्रकार से जो पतरी होती है वो निकल जाती है तो बंद जो है फिर आप कैसे भी डाल देते हैं और अजीब सा वो लगता है। तो ऐसे ही उनको प्रेमचंद जी के जूतों में भी दिख रहा था। दाहिने पांव का जूता ठीक है। अब उनके जो दाहिने पांव का ये जो पांव है, ये इनका दाहिना पांव है, ये तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। लेकिन उनके जो बाएं पैर में यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा सा आपको यहाँ पर छेद दिखेगा जिससे उनकी उंगली भी बाहर निकली हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उनका दाहिना जो जूता है वो तो ठीक है, लेकिन बाएं पांव का जो उंगली है वो बाहर निकली हुई है जिससे अंगुली जो है बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई और वो जैसे ही इस महान लेखक के चित्र को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो नजर है उनके इस जूते पर अटक गई। वो सोच में पड़ गए कि इतना महान लेखक जो है इस प्रकार से अपनी फोटो खिंचवा रहा है तो क्या क्या वो आगे सोच रहे हैं। क्या कहता है, क्या कहते हैं, सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। तो वो फिर क्या देखते हैं कि उन्होंने उनकी पोशाक देखी ही नहीं, वो उस फटे हुए जूते को देखकर क्या सोचते हैं कि अगर प्रेमचंद जी की फोटो खिंचवानी, क्योंकि देखिए जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं तो हम अच्छी अपने जो है ड्रेसेस सेंस बहुत अच्छा बना करके फिर हम फोटो खिंचवाते हैं, जूते हमारे अच्छे, अपना हेयर स्टाइल वगैरह सब चीज हम अच्छा करते हैं ताकि हम बिल्कुल फिट दिखे। तो वो क्या कहते हैं कि अगर उनकी फोटो खिंचवाने की पोशाक ऐसी है, क्योंकि फोटो में हर कोई इंसान, हर व्यक्ति क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, अच्छे अपने आप को अच्छे से दिखाता है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर उनकी फोटो
खिंचवाने की जो पोशाक है ऐसी है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। फिर वो उनके चरित्र पर जाते हैं कि इस आदमी में अलग अलग पोशाकें पहनने की जो गुण है वो नहीं है, वो इस प्रकार के नहीं दिखते हैं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। अक्सर जो लोग ज्यादा दिखते हैं बाहर, वो सच में अंदर में कहीं ना कहीं उनके अंदर अलग ही होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा दिखावा करने वाला आदमी नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यानी कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो फोटो में कैसे दिख रहे हैं, उनका जूता कहाँ से फटा है। तो वो क्या कह रहे हैं, फिर वो उनके व्यक्तित्व में के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये जो आदमी है ये ऐसा नहीं है कि ये फोटो खिंचवाने के लिए कुछ और पहनता हो, कुछ और इनकी ड्रेसेस होती होंगी, और बाहर अलग और अंदर अलग। आगे क्या कहते हैं हरिशंकर परसाई जी कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी चेहरे की तरफ देखता हूँ तो तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी दृष्टि उनके जूते पर पड़ी तो मैं जो है उनके जूते को देखता ही रह गया और ये सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो इनकी पहनने की कैसी होगी। यानी कि अगर फोटो में ये इस प्रकार की पोशाक पहनते हैं तो अंदर कैसे पहनते होंगे। नहीं, यह आदमी जो है अलग अलग पोशाकें नहीं हो, इस आदमी की जो है अलग अलग पोशाकें नहीं होती, यानी कि ये दिखावे के लिए कुछ अलग प्रकार की पोशाकें नहीं पहन सकता है। तो इसमें पोशाकें बदलने का जो है गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो वो उनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं, प्रेमचंद्र जी के चरित्र के बारे में। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, फिर वो जो है उसी फोटो को, उसी चित्र के चेहरे की तरफ देखता हूँ और उनसे क्या मैं पूछ रहा हूँ हरिशंकर परसाई जी कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। तो वो उनसे उस चित्र में ही प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन, हरिशंकर परसाई जी, कि जो इतने बड़े साहित्यिक जो है नायक हैं, वो जो है क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जो जूता है वो फट गया है और उंगली आपकी दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा नहीं है, झेप नहीं है? क्योंकि वो फोटो खिंचवा रहे हैं तो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जूता फटा है, तुम्हें इस चीज की, इस बात की कोई लज्जा नहीं आ रही है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे, तो क्योंकि प्रेमचंद जी ने वहां पर धोती पहनी थी तो फिर जो है शंकर परसाई जी क्या कह रहे हैं कि आपको ये नहीं, हरिशंकर जो परसाई जी हैं वो लेखक कह रहे हैं कि क्या आपको ये नहीं मालूम कि थोड़ा सा आप यदि धोती को नीचे कर देते तो आपका जो फटा जूता है वो नहीं दिखता, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बड़ा विश्वास और फोटोग्राफर में। तो फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही, यानी कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है कि मेरा जूता फटा है, बड़ा विश्वास है कि मैं ठीक दिख रहा हूँ। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। तो जैसे ही फोटोग्राफर ने, क्या सबको बोलते हैं रेडी प्लीज, तो सभी जो क्या है परंपरा के अनुसार फोटो में सभी को कहा जाता है कि थोड़ा सा स्माइल कीजिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक, कह रहे हैं कि तुमने भी क्या की होगी, कुछ मुस्कुराने की वहां पर कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तो उनकी मुस्कान जो है एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि आधी ही रह गई, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, उपहास है और व्यंग है। ठीक है, आगे देखिए, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो फोटो खिंचवाने के लिए हंस रहे थे
तो फिर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है और फिर से वो हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते। फिर वो उसी चित्र में प्रेमचंद जी को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवाना था तो तुम जूते पहन ढंग के जो है जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। अगर तुम्हारे जूते फटे थे तो फोटो खिंचवाने की ही तुम्हें क्या जरूरत थी। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता, यदि तुम फोटो ना भी खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। तो फिर वो अपने ही मन में फिर से उनसे बातें कर रहे हैं कि शायद तुमने पत्नी के बोलने पर फोटो खिंचवाई होगी और तुम अच्छा चल भाई इस प्रकार से अपनी पत्नी से कहकर बैठ गए होंगे। तो शायद पत्नी के आग्रह पर तुम फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर चले गए होंगे। ये जो है हरिशंकर परसाई जी जो है उनसे उनकी फोटो से ही बात कर रहे हैं कि शायद आपकी पत्नी ने आपको कहा होगा कि आप फोटो खिंचवाइए, तो उनका मन रखने के लिए आप वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए चले गए होंगे। ठीक है, कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। लेकिन देखिए ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि किसी आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता ही ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे जोर रो पड़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी इस प्रकार की ये जो बात है जो आप फोटो खिंचवा रहे हैं इस फटे जूते में, तो क्या कह रहे हैं कि मुझे रोना आ रहा है, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारे आंखों में जो है जो क्या है, एक प्रकार से संतुष्टि है, ना उन्हें लाज है ना शर्म है, और उन्हें वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें अपने कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा उनको नहीं है उस फोटो खिंचवाने, उस फटे जूते में फोटो खिंचवाने में। तो फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे रोना आता है, लेकिन तुम्हारे आंखों में जो संतोष मुझे दिख रहा है, जो आराम से आप बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर मैं जो है एकदम से खुद को रोक देता हूँ। फिर आगे कहते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। तो उसी फोटो से जो है लेखक कह रहे हैं कि क्या तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। तो फिर वो जो है प्रेमचंद जी से फिर से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें फोटो का महत्व नहीं समझते, तुम्हें फोटो का मतलब नहीं है दिखावा। अक्सर हम लोग दिखावा करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें फोटो का मतलब नहीं है, तो तुम्हें नहीं समझते होते। तो फिर वो कह रहे हैं कि नहीं समझते हो तुम, अगर तुम समझते तो फोटो खिंचवाने के लिए कहीं से आप क्या कर लेते, जूते मांग लेते। ठीक है ना। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। ठीक है ना। तो लोग तो क्या करते हैं, मांग करके जो है कोर्ट से जो है क्या करते हैं, शादी में भी जो है अब क्या मांग लेते हैं, कोर्ट मांग लेते हैं। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। जो वर है यानी कि जो दूल्हा है वो क्या कर लेता है, कोर्ट दूसरों से मांग लेता है और शादी कर लेता है। और मांगे की मोटर से यानी कि दूसरों से मांग करके जो मोटर गाड़ी है बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, यानी कि दूसरे की बीवी के सामने लोग जो है फोटो खिंचवा लेते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो हरिशंकर परसाई जी जो है यहाँ पर उनसे व्यंग कस रहे हैं। तुमसे जूता ही मांगते नहीं बने, यानी कि तुमने जूता ही नहीं मांग पाए, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो। तो कौन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद्र जी की वो फोटो देख करके, वो फटा हुआ जूता देख करके वो कह रहे हैं कि तुम फोटो का महत्व ही नहीं जानते हैं। लोग तो इत्र जो है जो पढ़कर क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अब क्या कह रहे हैं कि लोग तो जो है फोटो खिंचवाने के लिए इतना सारा इत्र लगा लेते हैं, सेंट लगा लेते हैं, जैसे कि उस फोटो से ही आपकी खुशबू आ रही हो। तो इस प्रकार से लोग करते हैं। जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो क्या कह रहे हैं, कितना भी गंदा आदमी हो लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए वो क्या करता है, एक प्रकार से बहुत अच्छी अपनी कपड़े पहनकर सूट बूट में वो आता है ताकि उसकी फोटो बहुत अच्छी आए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक, कह रहे हैं प्रेमचंद्र जी को कि आपको जो है इस फोटो खिंचवाने में सामाजिक जो लोक लज्जा है वो भी नहीं आई,
तो अब फिर भी वो क्या है, बिल्कुल एक संतोषजनक उनकी फेस पर जो है एक प्रकार से कोई उनको लज्जा महसूस नहीं हो रही है फोटो खिंचवाते हुए। तो वो उनके फेस को देखकर उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी क्या देती है, खुशबू देती है। फिर क्या कह रहे हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि टोपी जो है 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो उस समय क्या कह रहे हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे में के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो तुम महान कथाकार, कौन, प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो इतना बड़ा उपन्यासकार, इतना बड़ा जो है कथाकार, इतना बड़ा जो है, इतने बड़े वो क्या थे, हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे, ठीक है ना। फिर भी जो है वो फोटो में इस प्रकार से उनका जूता वो देख रहे हैं और फिर उनको क्या, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और हैरानी भी हो रही है कि किस प्रकार का यह आदमी है जो फोटो खिंचवाने के लिए एक जूता ना तो मांग सकता है और ना ही खरीद पाया, ठीक है ना। तो उनको जो है उनके फटे जूते से जो है एक प्रकार से उनकी क्या कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में वो आगे अनुमान लगा रहे हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। फिर वो कह रहे हैं लेखक कि मेरा भी कोई जूता अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन वो ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती है पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। तो क्या कहते हैं कि हालांकि मेरा जूता भी फटा है लेकिन वो जो है ऊपर से अच्छा दिखता है, यानी कि ऊपर से दिखाने के लिए वो ठीक है। उंगली बाहर नहीं निकली पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब अंगूठे के नीचे है, देखिए प्रेमचंद्र जी का जो जूता था वो सामने से फटा हुआ था जिससे उनकी उंगली बाहर निकली हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अंगूठा जमीन से घिसता, यानी कि अंगूठे के नीचे से उनका जूता फटा था और प्रेमचंद जी का सामने से फटा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं, लज्जा नहीं कि धोती को नीचे करके वो छुपा भी सकते थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जूता फटा है और वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो मेरा भी जूता कोई अच्छा नहीं था, यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन जो है लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए मेरा जूता जो है अच्छा दिखता है, ठीक है। पर अंगूठे के नीचे जो है तले से वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, यानी कि क्योंकि नीचे से फट गया जूता तो उनका जो अंगूठा है वो जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर जो, और उनका जो नीचे क्योंकि नीचे से फटा हुआ है तो कभी जमीन से रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, यानी कि उस पर खून भी आ जाता है, ठीक है ना। पूरा तला जो है गिर जाएगा, पूरा पंजा हिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, मेरा पूरा जूता फट जाएगा, पूरा तला गिर जाएगा, नीचे से जो जूते के नीचे होता है वो गिर जाएगा, पूरा पंजा उसका हिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जूता हालांकि बहुत फटा हुआ था लेकिन वो आगे, यानी कि एक प्रकार से लोगों को दिखाने के लिए वो जूता बिल्कुल ठीक था, नीचे से फटा था लेकिन लोग उसे नहीं देख रहे थे, फोटो में भी वो ठीक था। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि मेरा हालांकि जूता नीचे से फटा है, तुम्हारी उंगली दिख रही है लेकिन तुम्हारा जूता नीचे से ठीक है। तो तुम्हारी, हालांकि तुम्हारी उंगली दिख रही है जूते की लेकिन तुम्हारा जूता जो है पांव पर सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस गया है। और कह रहे हैं कि तुम्हारे जूते और मेरे जूते में क्या फर्क है कि तुम्हारी उंगली तो दिख रही है और उंगली, आप देखिए जब उंगली जूता आपका आगे से फटता है तो आपका पांव सुरक्षित रहता है क्योंकि जूते को नीचे से, पांव के तलवे से चाहिए उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि चलता तो वो नीचे से है। तो क्या कह रहे हैं कि हालांकि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, मेरा जूता भी फट गया है
लेकिन मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है और देखो जब मैं चलता हूँ तो मेरा पाँव जो है इतनी रगड़ खाता है मिट्टी से कि मेरा पाँव लहूलुहान हो जाता है, यानी कि कभी कभी उसमें खून भी आ जाते हैं, उस प्रकार से उनको दर्द भी होता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा हिल जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी उंगली जो है बाहर नहीं दिखेगी। अब तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव तुम्हारा सुरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए वो अपने व्यक्तित्व या समाज के व्यक्तित्व और अपने उनके जूते से जो है वो उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में अब वो बता रहे हैं कि तुम्हारा, हालांकि तुम्हारी जूते की जो उंगली है वो फटी हुई है, लेकिन तुम्हारा जो पाँव का जो तलवा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है ना? मेरा जूता नीचे से घिस गया है लेकिन तुम्हारा जूता नीचे से नहीं घिसा है। तो क्या कह रहे हैं, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। पर्दे का मतलब दिखावे से है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी ने पर्दे के लिए वो कार्य नहीं करते हैं, उनको सामाजिक लोक लज्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज मेरे बारे में क्या कह रहा होगा। अगर हमारा जूता इतना सा फट जाए तो हम बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमें समाज की चिंता है, समाज क्या बोलेगा। हालांकि वो नीचे से फटा होगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो लेखक यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पर जो आपका जूता है आगे से फटा है, उंगली आपकी हालांकि बाहर निकली हुई है, लेकिन आपका जो पंजा है, नीचे जो तलवा है वो आपका सुरक्षित है। इससे आपके पाँव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पाँव सुरक्षित रहता है। मेरा जूता फटा है लेकिन मैं जो हूँ लोक लज्जा से उसको उंगलियों से कभी उसको फाड़ूंगा नहीं, या कभी वो फटा आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, यानी कि सामाजिक लोक लज्जा की तुम्हें कोई परवाह नहीं है और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि हम जो है समाज क्या कहेगा रीति रिवाजों में या इसी लोगों के बारे में दिखावे पर ज्यादा हम क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं। आगे देखिए, तुम फटा जूता बड़े ठाड़ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि तुम फटा जूता बड़े ठाड़ से पहने हो, तुमने जो फटा जूता पहना है वो बड़े ठाड़ से पहना है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं पहन सकता हूँ, फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचवाऊंगा, मैं पहन ही नहीं सकता, तो फोटो खिंचवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फोटो नहीं खिंचा सकता, चाहे कोई जीवनी जो है बिना फोटो के ही छाप दे, तो मैं इस तरह से अपनी इस पोशाक में इस प्रकार के जूते पहनकर कभी भी फोटो नहीं खींच सकता। तो यहाँ पर वो हम जो दिखावा करते हैं उसके बारे में कह रहे हैं, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देता है, यानी कि तुम फटे जूते पहनकर भी क्या हो, मुस्कुरा रहे हो। एक प्रकार से हमें जो है व्यंग भरी, यानी कि हमारी बुराइयों कहीं ना कहीं वो हमें क्या कह रहे हैं, व्यंग भरी जो मुस्कान है, मेरे हौसले जो मेरे अंदर क्या है, एक प्रकार से विश्वास है, उसको भी क्या कर दे रहा है, पस्त कर देता है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? अब फिर वो क्या कह रहे हैं कि तुम फटा जूता पहनकर भी क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और वो कह रहे हैं कि इस मुस्कान का क्या मतलब है, क्यों आप हंस रहे हो, क्या होरी का गोदान हो गया है? अब उनकी जो प्रमुख लेखक यहाँ पर क्या है, लेख उन्होंने लिखे हैं, क्या होरी का गोदान हो गया है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई हैं। अब जो इन्होंने लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, उनके जो नायक हैं उनके बारे में बता रहे हैं वो, कि क्या तुम अपने ही लेखकों के बारे में जो है, जो इन्होंने लेख लिखे हैं उन्हीं का यहाँ पर नायकों के बारे में बता रहे हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है, यह मेरी जनता के लेखक। तो क्या कह रहे हैं, फिर से वो उनके प्रमुख जो लेखक हैं, जिसमें पूस की रात में वो नील गाय हरकू का खेत चर गया है, ये इसके नायक हैं। किसके? जो प्रेमचंद्र जी ने ये जो लेख लिखे हैं उनके नायकों के बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फिर से वो उनके जूते की तरफ यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं कि
मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, मेरे जो महानायक वो हैं लेखक, तो वो कह रहे हैं कि जो जनता के लेखक, ये तुम्हारा जूता कैसे फट गया है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या तुम बहुत ज्यादा चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि किस प्रकार से तुम्हारा जूता फट गया हो, चक्कर लगाकर घर लौटते। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लेखक उनके जूते के बारे में वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जूता किस प्रकार से फट गया है। तो आगे का जो निबंध है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।